नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अफसरनामा में आप जानते हैं अपने जिले के ऑफिसर को, अपने जिम्मेवार अधिकारी को, जिनका सीधा वास्ता आपसे और आपका उनसे पड़ता है। और इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं हम यमुनानगर जिले में, जहां यहां के एसपी राजेश कालिया के बाबत आपको बताएंगे, आपको रूबरू कराएंगे। हमें अभी जानकारी मिली है कि क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है और कावड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए हैं एसपी साहब की तरफ से, वो यहाँ जायजा लेने आए हुए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के इंतजाम है और उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? तो कालिया सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बड़ा चैलेंज हो जाता है इन दिनों में, खासकर कावड़ वालों का, तो किस तरह के इंतज़ाम है? क्योंकि पूरा यूपी बॉर्डर यहाँ से लगा है और यहीं से हरिद्वार से ही लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए, ये हम खड़े हैं फ़िलहाल जिस जगह पे खड़े हैं, ये कलानौर चौकी है। ये बॉर्डर की चौकी है, ऑन रोड चौकी है। और ये चौकी का लगाना, यहाँ पे बनाना इसी वजह से रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बॉर्डर लगता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और आजकल कावड़ के दिनों में, इस पर्व के दिनों में तो हमारे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हैवी व्हीकल भी यहीं से, ये हमारा आगे सहारनपुर ज़िला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे से सहारनपुर ज़िला स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से कावड़ियों की मूवमेंट रहेगी। मैक्सिमम इनफ्लो जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसी पॉइंट से रहेगा, जहाँ से हमारे कावड़िए जाएंगे आगे। हमारे जैसे स्टेट में, हरियाणा में, किसी भी जगह में जाना, नॉर्दर्न साइड में, तो यहीं से मूवमेंट है। तो इसके लिए हमने बाकायदा यहाँ पे इंतज़ाम किया है चौकी वालों में। यहाँ पे हमने थोड़ी सी चौकी में तादाद बढ़ाई है, मुलाजिमों की ज़्यादा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है, जो ट्रैफिक रेगुलेट भी करते हैं। और इस संदर्भ में आपने देखा होगा, हमने आगे यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी लगाए हैं कि यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा चल रही है, आराम से तरह धीरे चलें। आप आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जैसे जैसे पर्व नज़दीक ख़त्म होने की होगा, जैसे गंगा जल वहाँ पे रखने की बात होती है, तो उन दिनों में 14-15 तारीख के आसपास से हम ये हैवी व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। यहाँ पे व्हीकल नहीं होगा और बिल्कुल कावड़ियों की मूवमेंट हम स्मूथ चलाने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने जिस तरह से कावड़ यात्रा को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। एसपी साहब बता रहे हैं जिस तरह से यहाँ फोर्स की बात हो, वो ज़्यादा डिप्लॉय की है, बाकायदा साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। और इसके अलावा एक अलग से, चाहे उनके लाइन बनाने की बात हो या किसी भी तरह की कावड़ियों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, ये सारे इंतज़ामात किए हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अफसरनामा में राजेश कालिया, जो यमुनानगर के एसपी हैं, उनके बाबत बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कावड़ की बड़ी जिम्मेवारी होती है क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। कावड़ियों की सुरक्षा की बात हो और चाहे आम लोगों को परेशानी ना हो, इन सब को बिल्कुल पुख्ता करना, इन इंतज़ामों को, ये आपने देखा ही कि किस तरह से किया। इसके अलावा हम अब महिला पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ क्या कुछ स्थिति होती है, किस तरह से वहाँ डीलिंग होती है खासकर, ये भी हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे। एसपी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे। खासकर पुलिस का पेशा ऐसा होता है कि चुनौतियों की तो कमी नहीं होती। इतना लंबा आपका करियर रहा, चैलेंजेस की बात करें, खासकर कुछ ऐसा जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, ऐसी चुनौतियाँ? मोस्ट चैलेंजिंग जो मुझे लगता है, और शायद होगा भी किसी भी सिचुएशन में, वो रहती है कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें शांति भंग होती है या फिर कोई उपद्रव होता है या किसी प्रकार से पब्लिक में परेशानी होती है, तोड़ फोड़, आगजनी, इस प्रकार की कार्रवाई है, वो मोस्ट चैलेंजिंग है। तो अगर कोई हम इंक्वायरी कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही हमने इंश्योर करना होता है कि हम बिल्कुल सही लाइन पे चलें, सही तरीके से कार्रवाई करें, जो भी जायज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें, और उसके बाद हम एक लॉजिकल एंड तक लेके जाएं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी को, ताकि ये जो एग्रीव्ड है उसको न्याय मिले और एक्यूज़ को सज़ा मिले। 6 महीने से ज़्यादा वक्त की बात करें यमुनानगर में,
आपकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी गंभीर है, तो क्या उपलब्धियां रही हैं खासकर 6 महीने में? जैसे ही मैंने यहाँ पे लोगों से मिलना शुरू किया, मुलाकातें मेरी शुरू हुई, मेरी पब्लिक ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया, तो उससे ये सामने आया कि यहाँ पे एक तो बुलेट राइडर्स की बड़ी समस्या है। जो नए नौजवान लड़के मोटरसाइकिल पे चलते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हैं, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो है ही, उसके साथ साथ वो एक बुलेट पे पटाखे बजाने वाला सिस्टम था। लेकिन ये ऐसी समस्या थी जो कि पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रही थी और काफ़ी लोग इससे परेशान थे। दूसरा था एक जो ईव टीजिंग वाली समस्या, तो हाल फिलहाल में आप जानते भी हैं, उस पर भी ऑपरेशन का भी चल रहा है, बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स कैंपेन्स शुरू किए गए हैं। तो मुझे आके ये दो मुद्दे यहाँ पे बहुत गंभीर लगे थे, तो इन दोनों पे मैंने शुरू में आके कार्रवाई की है और मैं मानता हूँ कि इससे काफ़ी असर हुआ है और अभी आज की डेट में इस प्रकार की कोई समस्या हमारे ज़िले में नहीं है। काजी साहब जिस तरह से बता रहे हैं उससे जो अपराधी है, हर तरह के अपराधी में एक बड़ा खौफ है और जिससे यहाँ ज़िले की कानून व्यवस्था के सुधार में काफ़ी एक अहम रोल रहा है। और जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, अब महिला पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ की कार्रवाई किस तरह से वहाँ काम होता है वो आपको दिखाते हैं। एसपी साहब महिला पुलिस स्टेशन का जायज़ा ले रहे हैं, किस तरह से 1091 खासकर बात करें, वुमेन हेल्पलाइन है, किस तरह से काम करती है, ये आप देख सकते हैं। एसपी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि सच में महिलाओं के लिए ये ख़ास तौर से महिला पुलिस स्टेशन शुरू किए गए, आपको लगता है कि ज़मीन पे इसका कितना फ़ायदा मिला है? सच में महिलाओं को एक विश्वास या उनको न्याय की या उनको हेल्प की ज़रूरत जो होती है वो मिल रही है इनसे? देखिए, इसका बहुत फ़ायदा है। जैसे आप देखते हैं, समझते हैं कि हमारा एक कंट्रोल रूम नंबर होता है, 100 नंबर होता है, जिस पे ऑल पब्लिक एक्सेस है। कोई भी अगर कंप्लेंट करना चाहता है या उस इंसिडेंट हो गया उसकी रिपोर्टिंग करना चाहता है तो 100 नंबर है। 100 नंबर पे हमारी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, यहाँ पे वो बिज़ीनेस रहती है। तो 1091 एक्चुअली उस चीज़ को हम सेपरेट कर देते हैं महिला हेल्पलाइन के अंदाज से। तो महिला हेल्पलाइन का मतलब हो गया कि इस पर 1091 पर केवल महिलाओं से संबंधित ही कंप्लेंट्स आएंगी या फ़ोन आएंगे या फिर कोई रिपोर्टिंग होगी। तो एक अलग सिस्टम बनने की वजह से हमें बहुत फ़ायदा होता है। महिलाओं को जनरल बहुत फ़ायदा है, बड़े आराम से यहाँ पे फ़ोन करती हैं और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे महिला कर्मचारी अधिकारी ही हैं जो अटेंड करेंगी और उनका रिड्रेसल करेंगी। एसपी साहब का साफ कहना है कि ज़मीन पे सच में 1091 जो हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। मैम से जान लेते हैं, यहाँ के एसएचओ हैं, सारा कामकाज इन्हीं के अंडर चलता है यहाँ। मैम, क्या कुछ चैलेंजेस हैं खासकर महिला पुलिस स्टेशनों की बात करें? सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज है कि सबसे ज़्यादा वायलेंस ज़्यादा हो रही है, मारपीट के हमारे पास ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। जैसे मान लो शराब पीकर मारपीट करना, उसमें दूसरा है ये जैसे मान लो ईव टीजिंग की हैं, वो कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं। मान लो कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, वो मेरे पास 1091 पे फ़ोन करती है और हम तुरंत एक्शन लेते हैं। महिला पुलिस स्टेशन का जायज़ा हम लगातार ले रहे हैं। 1091 किस तरह से हेल्पलाइन, जो वुमेन हेल्पलाइन है, वो किस तरह से वर्क करती है ये भी बताया एसपी साहब। यहाँ भी जायज़ा ले रहे हैं। अगर एसपी साहब ये जानना चाहें इस सेक्शन को पर्टिकुलर क्या कहते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं? ये सेक्शन या ये रूम किसी भी पुलिस स्टेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, अहम कमरा होता है, क्योंकि यहाँ से सारी कार्रवाई यहीं से शुरू होती है। किसी भी कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन या किसी भी इत्तलाह का रजिस्ट्रेशन, दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है। तो जैसे हम महिला थाने की मुंशी हम देख रहे हैं, हेड कांस्टेबल कोमल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इनसे भी कोमल जी की बड़ी जिम्मेवारी बताई है कोमल जी आपके ऊपर। खासकर ये जो जिम्मेवारी है, मतलब बात करें कि कोई कंप्लेंट आई और उसके बाद वो कब तक सॉल्व हो जानी है, ऐसे नहीं बस कंप्लेंट आ गई और उसके बाद पता नहीं है, ये कैसे इंश्योर किया जाता है?
सर कंप्लेंट आती है हमारे पास, हम अपने रजिस्टर में एंट्री करके जो ड्यूटी अफसर होता है उस दिन का उनको दे देते हैं। तो एक टाइम पीरियड होता है 3 से 4 दिन, हो सके अगर जो हीनस क्राइम है तो उसको 24 आवर्स में ही उसको डिस्पोज किया जाए। अगर कोई हीनस क्राइम हो जाता है तो उस पर साथ ही एक्शन लेके FIR लॉज की जाती है। बाकायदा सभी लोग जिम्मेवार होते हैं। जब कंप्लेंट हुई है तो उस पर क्या कार्रवाई होनी है, कब तक कार्रवाई होनी है, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। DSP साहिबा भी हमारे साथ हैं। DSP साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, खासकर सर को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, एक्सपीरियंस की बात करें आपकी, उनकी लीडरशिप में आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर की लीडरशिप में महिला पुलिस थाना और बाकी अदर थाने भी मेरे पास हैं, ट्रैफिक भी मेरे पास है, CIAs एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑफिशियल्स से भी इंटरेक्शंस होते रहते हैं। तो इट्स वेरी लिबरल, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बड़ा फेयर काम करने के लिए डायरेक्शंस हैं हमें, और करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं। तो सरकार की सभी पॉलिसीज़ का सर के डायरेक्शंस में हम बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। वही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जो SP साहब हैं वो पुलिस की इमेज को लेकर खासे गंभीर हैं, काफ़ी सीरियस हैं कि एक अच्छा संदेश लोगों में जाए। अफसरनामा लगातार जारी है और बहुत सारी बातें करेंगे। अब हम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं यमुनानगर के। वहाँ किस तरह से ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए कदम उठाए गए हैं, ये भी SP साहब से बात कर लेते हैं। SP साहब, क्या, क्योंकि यमुनानगर में जाम की बड़ी समस्या रही है और उसके लिहाज से अगर बात करें तो उससे बचने के लिए, उससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कुछ कदम उठाए गए? अभी हमने कुछ एक महीना पहले ही एक एलेबोरेट एक सिस्टम, एक प्लान किया है और इसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया एज ए पायलट प्रोजेक्ट के। पूरे हमने अराउंड 25 से 30 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं ट्रैफिक एंगल से, कि जहाँ पे हमने ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए हमने CCTV कैमरास लगवाए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंडर हमने 4 लोकेशंस आइडेंटिफाई करके हमने कैमरास लगवा दिए हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं, जिनकी मूवमेंट अभी आप देख भी पाएंगे कैमरा पर, इस पर मॉनिटर पे। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इनको हमारी डायरेक्ट मॉनिटरिंग रहेगी। मॉनिटरिंग का मतलब ये है किसी भी एंगल से, किसी भी वक्त अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम इस पर नज़र रख सकते हैं कि ट्रैफिक की मूवमेंट क्या है, जाम की स्थिति तो नहीं बन रही है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में जानकारी लेना। इसके साथ यही बताना चाहूँगा कि मैं इसको हमने क्राइम प्रिवेंशन के एंगल से भी देखा है इस प्रोजेक्ट को। जो हमारी बाकी लोकेशंस हैं उसमें हमें क्राइम या क्रिमिनल मूवमेंट के एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं। हम सब कुछ कवर करेंगे उसके अंदर। ये इनिशिएटिव इन्हीं की तरफ से है और इनका कहना है कि पूरे शहर में इस तरह की कवायद की जाएगी ताकि शहर को सुरक्षित रखा जा सके और जाम से निजात दिलाई जा सके। अमूमन ये स्थिति होती है कि बारिश में जाम की समस्या, ट्रैफिक सिग्नल का फेल होना, ये सारी कई चीज़ बन जाती है जो लोगों के लिए मुश्किल का सबब होती है। लेकिन SP साहब खुद आए हैं इसकी, यूँ कहिए कि जायज़ा लेने के लिए कि बारिश में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। SP साहब, आपसे जानना चाहेंगे, खासकर बारिश के वक्त में ट्रैफिक पुलिस पर बड़े सवाल उठते हैं। हालांकि आपका इंतज़ाम हमने देखा कि जो आप मॉनिटर करने के लिए लगाए हुए हैं, ख़ास तौर से इस तरह की सिचुएशन में निपटने के लिए क्या कुछ इंतज़ाम होते हैं? हमने कुछ टाइमिंग्स भी फिक्स किए हैं। जो हैवी व्हीकल है, हैवी लोडेड व्हीकल है या हैवी व्हीकल है, उसको हम उसको रोक देते हैं। पर्टिकुलर टाइमिंग्स फिक्स है हमारे। दिन के अंदर हमने 2 टाइम फिक्स किए हैं, सुबह ऑफिस आवर्स हैं और दोपहर को जो स्कूल आवर्स हैं। उसके अंदर हमारा इस रोड पे व्हीकल, जो हैवी व्हीकल है, वो मूवमेंट नहीं होगी जी। तो ये SP साहब की तरफ से इंश्योर किया जाता है बाकायदा कि चाहे ट्रैफिक पुलिस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जहां ये समस्या बनी रहती है कि खासकर बारिश के वक्त यमुनानगर के लोगों को परेशानी ना हो, या आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले, जैसा कि SP साहब बता रहे थे कि स्थिति यहाँ, ये कमानी चौक है, महत्वपूर्ण जगह है यहाँ की, यमुनानगर की, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस को इसलिए डिप्लॉय किया गया है कि कहीं ना कहीं लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अफसरनामा में राजेश कालिया, जो यमुनानगर के SP हैं, उनके बाबत बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।
जी हाँ, अफसरनामा में लगातार हम जायज़ा ले रहे हैं यमुनानगर ज़िले का, और एसपी साहब हमारे साथ राजेश कालिया जी लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से उनका, चाहे वो करियर की बात हो और चाहे यहाँ की जिम्मेवारियों की बात हो, वो किस तरह से हैंडल करते हैं। अब फिलहाल हम पहुँचे हैं उनके ऑफिस, यानी कि एसपी ऑफिस यमुनानगर। राजेश कालिया जी, लोगों की यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, और इसके अलावा किस तरह से इनकी प्रॉब्लम को वो सुनते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, उसका क्या समाधान देते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जी, इसमें एलिगेशन लगाए थे, कोई घर आके चाकू रखा और मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी। तो उस हमारी तस्दीक में जो आसपास के जो गड़ी है जी, वो मतलब जो हर टाइम वहाँ मतलब घूमने घामने, तो तस्दीक में हमारी कुछ आया नहीं। तो फिर इन्वेस्टिगेशन का उठ रहे थे। ये मामला सडोरा का ही है ना? ये तो सर ये नहीं, यहीं का है, सिटी जगाधरी का है सर। अपने स्टाफ को किस तरह से डायरेक्शन देते हैं, किस तरह से पूरे एरिया पे नज़र रखी जाती है, उनके कामकाज पे नज़र रखी जाती है, इन सब चीज़ों के बाद एसपी साहब आपसे जानना चाहेंगे। बड़ा सेंसिटिव ज़िला है, ख़ास तौर से क्योंकि चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की, यूपी की, तीनों स्टेट की जो है सीमाएं लगती हैं, तो अपराधियों का आना जाना, हथियारों की तस्करी और कई सारे लिहाज से ये सेंसिटिव है। तो किस तरह से, क्या रणनीति रहती है कि जुल्म पर, अपराधी पर लगाम लगाई जाए सके? सेंसिटिविटी के हिसाब से हमारी जो कार्रवाई है, हमें ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो एफ़र्ट्स का मतलब है हमें फोर्स की डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, स्ट्रेटजिक डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। तो जितने भी हमारे एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, चाहे वो हमारे विद इन डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे हमारे विद इन स्टेट हों या क्रॉस बॉर्डर हों, स्टेट के डिफरेंट अलग स्टेट साथ, यूपी के साथ, उत्तरांचल के साथ, तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क, हमारी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, चेक पोस्ट्स, यहाँ पे माइनिंग की समस्या है, तो माइनिंग जो एरिया है उसमें हमारी डिप्लॉयमेंट, तो इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम लगाम लगा सकें। और जो हमारे टिपिकल समस्या है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से, तो उसमें हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने एफर्ट्स लगाएं। तो जिस तरह से मिजाज है यमुनानगर का, ज़िले का बेहद संवेदनशील है अपराध के लिहाज से, अपराधी के लिहाज से, और उसी हिसाब से पुलिस की स्ट्रेटेजी है। राजेश कालिया जी ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अफसरनामा जारी है। यमुनानगर ज़िले के एसपी राजेश कालिया, किस तरह से कार्यशैली रहती है उनकी, ये सब हमने आपको दिखाया है। यमुनानगर की जो कानून व्यवस्था है उसको, चाहे ट्रैफिक की बात करें या लोगों से मिलने की बात करें, किस तरह से संभालते हैं, ये सब आपने देखा। एसपी सर, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे। अमूमन क्या होता है कि कई सारी प्रेरणा होती हैं जब आप इस तरह का मुकाम हासिल करते हैं। आईपीएस बनने का या यूँ कहिए कि पुलिस सर्विस में आने का आपने सोचा हुआ था, या क्या प्रेरणा रही पीछे जो इस करियर की तरफ आपको ले आई? पुलिस जॉब में मतलब मैं कहूँगा कि सडनली मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुलिस जॉब ज्वाइन करना चाहिए। इस तरीके से कभी नहीं आया, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर था कि मुझे कोई यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए जी। ये इस बात पे ये बात तो ज़रूर कहूँगा कि यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए, चाहे मैं किसी भी, चाहे डिफेंस सर्विसेज में होता, चाहे पुलिस सर्विसेज में हूँ, तो एक यूनिफॉर्म के प्रति लगाव, एक यूनिफॉर्म पहनना, एक सारा कुछ उस तरीके से, उसके लिए मुझे ज़रूर प्रेरणा मिली। अगर बात करें कि इस मुकाम तक जो आपने हासिल किया है, ख़ासकर किन लोगों का, या यूँ कहिए कि क्रेडिट देने वाली बात है, या यूँ कहिए कि उनके योगदान की बात है? क्रेडिट ऑफ कोर्स पेरेंट्स का तो रहता ही है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, जिस प्रकार से, जिस लाइन पे चलने के लिए, जो पढ़ाई करने के लिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि अच्छा आप ये करना चाहते हो, आप ये कीजिए। इसी के उसमें आप देखें, जैसे मेरे शायद पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आऊँ, बिकॉज थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सा एक डर भय वाला भी एक माहौल रहता है पेरेंट्स के लिए कि पता नहीं कैसा होगा। इसमें छोटा सा इंस्टेंस मैं बताऊंगा आपको। हम एक बंगाल इलेक्शन में गए थे हम, तो हरियाणा से पूरी पुलिस फोर्स गई थी,
तो मतलब मेरे पिताजी भी और मेरी माता वो मतलब बैठ गए, कहने लगे कि आपको नहीं भेजेंगे वहाँ पे बंगाल में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा उपद्रव है और उस प्रकार से प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो आप नौकरी छोड़ दो, हम आपको नहीं भेजेंगे वहाँ पे। तो समझाया बुझाया, उनको बताया कि नौकरी है और भी कोई तो करते होंगे, केवल मैं नहीं हूँ या आप और भी होंगे, उनके भी तो माता पिता हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, तो इस प्रकार से रहता ही है। खतरों से सामना करना पुलिस का पेशा तो है ही, साथ में बड़ी जो हिम्मत की बात होती है, जो ये चीज़ मजबूती देती है। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि पुलिस की जब नौकरी है तो फिर इस तरह की चीज़ों का तो लाजमी है सामने आना। ये अभी बच्चों की, क्योंकि आपकी पर्टिकुलरली फैमिली लाइफ, ये पुलिस की नौकरी में ये ज़्यादा डिस्टर्ब होने की बात सामने आती है कि बड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह से इस कोऑर्डिनेशन को आप फैमिली को टाइम देने की बात हो, वो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें भी पढ़ाई काम आती है, जो आपने सवाल पूछा उसमें पढ़ाई काम आती है। तो मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, जो मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। इसमें एक होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, तो उसमें उस चीज़ को समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर ऑफिस में हूँ या फिर ऐसे किसी ऑफिशियल काम पे हूँ, तो मैं एज अ ऑफिसर ही बिहेव करूँ, ट्रीट करूँ किसी को, खुद को, अपने आप को, मेरा डेमिनर, मेरा चाल चलन वैसा होना चाहिए। अगर मैं घर पे आता हूँ तो मेरा बच्चे के प्रति मैं एक पिता होना चाहिए, वाइफ के प्रति मैं पति होना चाहिए, और ऑफिस में हूँ तो एज अ ऑफिसर होना चाहिए, माता पिता के लिए मैं पुत्र होना चाहिए। तो वो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है। अगर मैं उसको समझ गया तो मुझे नहीं लगता कहीं पर समस्या आ सकती है या कोई ऐसा विरोध पैदा हो सकता है कि मैं खुश नहीं हूँ या मेरे से परिवार खुश नहीं है। बड़ा ही मैनेजमेंट की बात कही है इन्होंने, ये करना पड़ता है। और अगर शौक़ की बात करें आपके, क्योंकि ये जिस तरह से भाग दौड़ और ये जो जिम्मेवारी वाला काम है, उसमें खासकर अपने लिए वक्त किस तरह से, किस चीज़ का वक्त निकालते हैं? शौक़ तो मतलब मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ रहा है काफ़ी, और म्यूज़िक का है, ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो काफ़ी शौक़ ऐसे हैं जो दब जाते हैं, नहीं पूरे हो सकते। म्यूज़िक सुन लिया, टीवी देख लिया, मुझे टीवी देखने का शौक़ है, मूवी देखने का शौक़ है। किस तरह की मूवीज़ होती? मूवीज़ कोई मर्ज़ी आ रही हो मूवी। रात को बिना टीवी देखे मैं सोता नहीं हूँ। और एक्टर कौन सा पसंद है, हीरो हीरोइन की? तो एक्टर तो जनरली जो अच्छी एक्टिंग करे वो पसंद है। जैसे मतलब अक्षय कुमार पसंद है। अरे अक्षय कुमार जैसी पर्सनैलिटी भी है ना आपकी। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जैसे कई सारी भूमिका आप निभाते हैं, पति की भूमिका की बात करें और अगर मैम की बात करें, क्या पसंद है उनको खासकर? मतलब क्या उनकी, अगर हॉबीज़ की बात करें, आप जब उस भूमिका को निभाते हैं तो जाहिर सी बात है पता होगा, तो क्या हॉबीज़ हैं मैम की? देखिए, हॉबीज़ तो मतलब उनका भी ऐसा ही है, म्यूज़िक का शौक़ है उनको भी। लकीली हम शेयर करते हैं उस शौक़ को। उसके अलावा उनको समय चाहिए, जो मैं कहता हूँ कि जहाँ समस्या आती है उनको समय चाहिए, समय और उनको अपने अनुसार चाहिए। तो समय कई बार उनके अनुसार नहीं होता है, तब जो है ना तब क्या होता है उसे ना आपको बताने की ज़रूरत है, ना हमें जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। चलिए सर, बड़ा मज़ा आया। और हम ना अपने जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए एक टिप्स मांगते हैं कि खासकर उन यूथ को क्या कुछ संदेश होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए प्रिपरेशन के दौरान? मुझे अपने पर्सनली अगर मैं अपना इंडिविजुअल अपना बताऊं, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं 18 घंटे पढूं या 20 घंटे पढूं या एक मशीन की तरह पढूं। सबका अपना अलग अलग सिस्टम होता होगा, लेकिन जितना पढ़ें उतना पढ़ें कि आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके जहन में ऐसी बात आ जाए। और अपने शौक़ ज़रूर पूरे करने चाहिए, ये ज़रूर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ कहते हैं, कुछ विचार हैं बने हुए हैं कि आप सब कुछ त्याग दें, भूल जाएं, देश दुनिया, शादी, परिवार, घर, यार दोस्त सब भूल जाएं। मैं पर्सनली उस चीज़ में विश्वास नहीं रखता हूँ। क्योंकि मैं खुद एग्जांपल हूँ अपने लिए। मैंने देखा है लाइफ में, मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने घूमना फिरना भी किया है, पार्टी से भी अटेंड की हैं, शादियाँ भी अटेंड की हैं, सब कुछ मतलब जो एक समाज में रहता है मैंने सब कुछ अटेंड किया, कुछ नहीं त्यागा। और उस
बीच में रहते हुए मैंने अपना गोल अचीव किया है। सर ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि एक जो बात अभी आपने बताई कि आपने अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसके बीच मुश्किलात हैं वो भी बहुत आएंगी, लेकिन डॉक्टर राहत इंदौरी बड़े शायर हैं, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करने में, और जाहिर सी बात है कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी मज़ा आएगा और यमुनानगर की जनता खासकर अपने अफसर को इस मार्फत जान लेगी। फ़िलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।